जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया है जहां अमेरिका में चल रहे एक भयंकर गृह युद्ध के खत्म होने की वजह से भारत के महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में किसी किसान का घर, उसकी पुश्तैनी जमीन, सब कुछ रातों रात छिन जाता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि 19वीं सदी में ऐसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 1870 के दशक में दक्कन के किसानों के साथ ठीक यही हुआ था। और देखिए ये ना एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन सिर्फ 21वीं सदी की देन है। राइट। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि 19वीं सदी का भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से कितनी गहराई और कितनी क्रूरता से जुड़ा हुआ था। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराई में जाने वाले हैं। हमारे पास ब्रिटिश भारत की भू राजस्व प्रणालियों, प्रमुख नागरिक और आदिवासी विद्रोहों, 1857 के सैन्य विद्रोह के कारणों और उसके बाद के कृषि आंदोलनों से जुड़े कई सारे ऐतिहासिक नोट्स हैं। और हमारा मकसद सिर्फ उन तारीखों या युद्धों के नाम रटना नहीं है, बल्कि उस धीमे जहर को समझना है जो दशकों तक समाज के हर वर्ग की रगों में घोला गया। इतिहास को समझने का ना ये सबसे सही तरीका है। मतलब इतिहास सिर्फ अचानक होने वाली घटनाओं का कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं है। ये कारण और प्रभाव का एक बेहद बारीक और जटिल जाल है। बिल्कुल। कोई भी आम इंसान, चाहे वो किसान हो या जंगल में रहने वाला आदिवासी, अचानक एक दिन उठकर हथियार नहीं उठा लेता। उसके इस कदम के पीछे दशकों का व्यवस्थित आर्थिक और सामाजिक शोषण होता है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। मतलब इस शोषण की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? विद्रोहों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस गुस्से की नींव कहाँ रखी जा रही थी। हमारे नोट्स बताते हैं कि ये नींव खुद जमीन पर, या यूं कहें कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स द्वारा रखी गई थी। तो इस बात की तह तक जाते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू किया ना, तो उनका मुख्य लक्ष्य यहाँ का विकास करना बिल्कुल नहीं था। जाहिर है। वे एक व्यापारिक कंपनी थे और उनका एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना था। इसके लिए सबसे आसान तरीका था जमीन से मिलने वाला कर या लगान। 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर ने परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। अच्छा, ये वही जमींदारी सिस्टम है ना, जहां जमींदारों को जमीन का स्थायी मालिक बना दिया गया था। कागजों पर तो ऐसा ही था। जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जिसने पूरी व्यवस्था को एक खौफनाक रूप दे दिया। वो कैसे? ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि जमींदार किसानों से जो भी लगान वसूलेंगे, उसका 10/11 हिस्सा सीधे कंपनी के खजाने में जाएगा। बाप रे, मतलब इतना ज्यादा हिस्सा? हाँ, जमींदार के पास सिर्फ 1/11 हिस्सा बचता था। लेकिन जो चीज इस प्रणाली को सबसे ज्यादा खूंखार बनाती थी, वो था सूर्यास्त कानून, यानी सनसेट क्लॉज। हाँ, ये सूर्यास्त कानून सच में चौंकाने वाला है। आज के समय में इसे समझने के लिए किसी बेहद सख्त बैंक ईएमआई के बारे में सोचा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान ने किसी तय तारीख को सूरज ढलने से पहले अपनी किश्त नहीं चुकाई, तो उसी शाम उसकी पुश्तैनी जमीन, उसका घर, सब कुछ नीलाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल। जहां एक दिन या एक घंटे की देरी पर किसी का सब कुछ छिन जाता हो, वो कोई साधारण टैक्स नहीं, बल्कि एक खौफनाक टाइम बॉम्ब था। ये तुलना उस समय के दबाव को एकदम सटीक तरीके से दर्शाती है। देखिए, इस एक कानून ने ना जमीन की पूरी परिभाषा ही बदल दी। भारत में जमीन कभी खरीदी या बेची जाने वाली चीज नहीं थी, वो आजीविका और सम्मान का साधन थी। सही बात है। लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक व्यापारिक कमोडिटी बना दिया। किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गया और जमींदार अपनी जमीन निमाम होने के डर से किसानों पर बेतहाशा जुल्म ढाने लगे। लेकिन एक सवाल है, क्या पूरे भारत में यही जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी? अरे नहीं, अंग्रेज अपने मुनाफे के लिए अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। 1820 के दशक में थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने दक्षिण भारत, खास तौर पर मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की। रैयतवाड़ी? हाँ, उन्होंने सोचा कि जमींदारों को बीच से हटाकर सीधे किसानों या रैयतों से ही समझौता कर लिया जाए। यह प्रणाली उस समय के मशहूर अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर आधारित थी। रुकिए, ये रिकार्डियन थ्योरी असल में क्या है? इसका जमीनी स्तर पर एक आम किसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? रिकार्डो का सिद्धांत तकनीकी रूप से ये कहता था कि जमीन से जो उपज होती है,
उसमें से किसान के जिंदा रहने और खेती करने का बुनियादी खर्च निकाल दें तो जो भी एक्स्ट्रा या सरप्लस बचता है वो इकोनॉमिक रेंट है। अच्छा। अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए किया कि राज्य ही जमीन का परम स्वामी है, इसलिए वो पूरा का पूरा अधिशेष अपने पास रख सकता है। मतलब सारा मुनाफा सरकार का। बिल्कुल। जमीनी स्तर पर इसका मतलब यह था कि सरकार ने टैक्स की दरें इतनी ज्यादा तय कर दी कि किसान के पास फसल कटने के बाद सिर्फ उतना ही अनाज बचता था जिससे वो और उसका परिवार भूखे ना मरे। ये तो हद है। और फिर उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए होल्ट मैकेंजी ने 1822 में महालवाड़ी प्रणाली ला दी, जहां पूरे गांव या महाल को टैक्स चुकाने के लिए एक इकाई मान लिया गया और गांव के मुखिया को कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे दी गई। हाँ बिल्कुल। मतलब नीतियां बदल रही थीं, नाम बदल रहे थे, लेकिन निचोड़ एक ही था, संसाधनों की अंधाधुंध लूट। और जब बहुसंख्यक आबादी को इस तरह से प्रणालीबद्ध तरीके से कुचला जाता है तो प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है ना। 1857 से बहुत पहले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े ज्वालामुखी फटने लगे थे। 1763 से 1800 के बीच बिहार और बंगाल में हुआ सन्यासी विद्रोह इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सन्यासी और फकीर, मतलब आमतौर पर धार्मिक लोगों को हथियारों और विद्रोह से जोड़कर नहीं देखा जाता। ये कैसे हुआ? देखिए, स्थिति इतनी भयानक हो चुकी थी कि उन्हें भी मजबूर होना पड़ा। 1770 के दशक में बंगाल में जो अकाल पड़ा ना, उसके बावजूद अंग्रेज लगान वसूलते रहे। बाप रे। ऊपर से उन्होंने तीर्थ यात्रा करने वालों पर भी टैक्स लगा दिया। मजनू शाह और भवानी पाठक जैसे नेताओं के नेतृत्व में इन सन्यासियों ने कंपनी की चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि को बहुत मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। इसके बाद तो जैसे विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला ही बन गई। नोट्स में कई आंदोलनों का जिक्र है, लेकिन पंजाब का कूका या नामधारी आंदोलन काफी अलग लगता है। बाबा राम सिंह के नेतृत्व में ये शुरू तो धर्म से जुड़ा था, लेकिन ये राजनीतिक कैसे बन गया? ये ना एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव था। कूका आंदोलन की शुरुआत सिख धर्म में आई कुछ बुराइयों को दूर करने और शुद्धि के लिए हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि समाज का असली पतन विदेशी शासन और उनकी नीतियों के कारण हो रहा है, तो उन्होंने दिशा बदल दी। हाँ, उन्होंने अंग्रेजों का पूर्ण बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खुद के डाक सिस्टम बनाए और ब्रिटिश वस्तुओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। 1831 में कोल विद्रोह हुआ, फिर 1855 में राजमहल हिल्स के दामिने कोह क्षेत्र में सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। देखिए, आदिवासी समुदायों का जीवन पूरी तरह से जंगलों और जमीन पर निर्भर था। उदाहरण के लिए मुंडा समाज में खूट कट्टी नाम की एक पारंपरिक प्रणाली हुआ करती थी। खूट कट्टी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब था जमीन का सामूहिक स्वामित्व। जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। लेकिन अंग्रेजों ने आकर इस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और व्यक्तिगत जमीन के पट्टे बांटने शुरू कर दिए ताकि टैक्स वसूला जा सके। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। संथाल या मुंडा विद्रोह के दस्तावेज पढ़ते हुए ना एक बात सामने आती है कि उनका मुख्य गुस्सा दीकुओं के खिलाफ था। दीकू यानी जो बाहरी लोग थे, साहूकार, महाजन और व्यापारी। तो अगर उनके तीर साहूकारों पर चल रहे थे तो क्या इसे सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बगावत माना जा सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इस विरोधाभास के पीछे की पूरी व्यवस्था समझ आएगी। जरा इस बात पर गौर करें कि इन दीकुओं को सुदूर जंगलों में घुसने और आदिवासियों की जमीन हड़पने की ताकत आखिर दी किसने? ब्रिटिश नीतियों ने। बिल्कुल, अंग्रेजों ने भारी भरकम टैक्स लगा दिए जो नकदी में देने होते थे। आदिवासियों के पास नकद पैसा तो होता नहीं था। ऐसे में पैसा चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ा और फिर वो कर्ज के जाल में फंस गए। हाँ, और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते तो साहूकार ब्रिटिश अदालतों और पुलिस की मदद से उनकी जमीनें जब्त कर लेते। साहूकार तो बस मोहरे थे, जो पूरी क्रूर मशीनरी को चला रहे थे वो अंग्रेजी थे। सही कहा। इसलिए जब आदिवासियों ने दीकुओं पर हमला किया तो वो असल में उस व्यवस्था पर हमला था जिसने उन्हें पैदा किया था। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। किसानों का दर्द, आदिवासियों की जमीन छीनने का गुस्सा, ये सब एक साथ उबाल रहा था। और जब ये ग्रामीण असंतोष, रियासतों के शासकों की हताशा और ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के गुस्से से मिला, तब जाकर हुआ 1857 का वो महाविस्फोट। बिल्कुल, 1857 की क्रांति कई अलग अलग असंतोषों का एक जगह आकर मिलना था। सैन्य कारणों को ही देख लें।
1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत बंगाल आर्मी के नए सिपाहियों को ये लिखित में देना पड़ता था कि जरूरत पड़ने पर वे समुद्र पार जाकर भी युद्ध लड़ेंगे। और उस दौर के भारतीय समाज में समुद्र पार करने का सीधा मतलब था अपना धर्म और जाति खो देना। और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी की नीतियां थीं, जो आज के समय के किसी कॉर्पोरेट हॉस्टाइल टेकओवर की तरह लगती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी और नागपुर का विलय कर लिया गया, लेकिन अवध के साथ जो हुआ उसने शायद सबसे बड़ा ज्वालामुखी तैयार किया। सही बात है। कुशासन है। डलहौजी ने अवध के बारे में तो खुलेआम कहा था कि यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। अवध का विलय ना ब्रिटिश साम्राज्य की एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। उस समय अवध को ब्रिटिश सेना की नर्सरी कहा जाता था। बंगाल आर्मी का हर तीसरा सिपाही अवध से आता था। अरे यही तो कॉर्पोरेट टेकओवर वाला हिस्सा है। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उस कंपनी के सीईओ यानी नवाब वाजिद अली शाह को निकाल दिया। फिर उन्होंने तालुकेदारों रूपी मैनेजर्स की सारी शक्ति छीन ली। बिल्कुल। लेकिन वे यह भूल गए कि उनके अपने ज्यादातर कर्मचारी यानी जो सेना के सिपाही थे वो उसी अवध नामक कंपनी से आते थे। भाई जब आप उनके घर में आग लगाएंगे तो वे आपके लिए क्यों लड़ेंगे? विद्रोह तो होना ही था। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि सिर्फ नवाब को नहीं निकाला गया। 1856 के समरी सेटलमेंट के तहत अंग्रेजों ने अवध के पारंपरिक जमींदारों, जिन्हें तालुकदार कहा जाता था, उनसे उनकी हजारों जागीरें और गांव छीन लिए। अच्छा। सत्ता और सम्मान छिनने से बौखलाए ये तालुकदार और उनके अधीन काम करने वाले किसान सीधे तौर पर विद्रोहियों के साथ खड़े हो गए। ऐसे में चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने क्या भूमिका निभाई? लोग तो अक्सर यही मानते हैं कि 1857 का विद्रोह सिर्फ उसी वजह से हुआ था। वो एक तात्कालिक कारण जरूर था। एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन वो कारतूस सिर्फ वो माचिस की तीली था जिसे एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर फेंका गया था। बारूद तो जमीनों की लूट और सामाजिक अपमान से सालों पहले ही तैयार हो चुका था। तो फिर जब ये आग भड़की तो क्या ये सिर्फ मेरठ और दिल्ली तक ही सीमित रही? इसका फैलाव कैसे हुआ? इसकी शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे के विद्रोह से हुई। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और रातों रात दिल्ली की तरफ मार्च किया। हाँ? वहां पहुंचकर उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नाम मात्र का नेता घोषित कर दिया। हालांकि सैन्य कमान पूरी तरह से जनरल बख्त खान के हाथों में थी। और फिर ये आग फैलती गई। बिल्कुल, देखते ही देखते ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। सिंहभूम में गोनू नाम के एक आदिवासी किसान का भी जिक्र आता है जिसने इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। इसका मतलब है कि यह सिर्फ राजाओं और सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी। सही कहा। नोट्स में एक और बात उभर कर आती है और वो है 1857 के दौरान दिखा अभूतपूर्व सांप्रदायिक सौहार्द, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता। ये इस क्रांति का एक बहुत ही शानदार पहलू था। फिरोज शाह द्वारा जारी आजमगढ़ उद्घोषणा को ही देख लें। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की रक्षा की बात कही गई थी। समाज के हर वर्ग, व्यापारियों, जमींदारों और पुजारियों से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई थी। इश्तिहार या पोस्टर बांटे गए जो लोगों को याद दिला रहे थे कि उनका दुश्मन एक ही है। हालांकि ये विद्रोह अंततः कुचल दिया गया। समन्वय की कमी और आधुनिक हथियारों के अभाव ने विद्रोहियों को कमजोर कर दिया। हाँ। जॉन निकलसन और ह्यू ग्रोज जैसे ब्रिटिश कमांडरों ने इसे बेहद बर्बरता से दबाया। वैसे इस पूरी घटना को लेकर इतिहासकार भी बटे हुए हैं ना। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, जबकि आरसी मजूमदार का नजरिया था कि यह न तो पहला था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए, इतिहासकारों के विचार चाहे जो भी हों, लेकिन इसके परिणाम बहुत स्पष्ट थे। 1858 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। लेकिन एक सवाल जहन में आता है, कंपनी का राज खत्म हो गया और क्राउन का राज आ गया, तो क्या जमीनी स्तर पर उस आम किसान के लिए जिंदगी में कोई बदलाव आया? क्या शोषण खत्म हो गया? अगर हम 1857 के बाद के दस्तावेजों को देखें ना, तो जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। शोषण खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदल लिया। सत्ता परिवर्तन के ठीक बाद 1859 में ही बंगाल के नदिया जिले में नील विद्रोह भड़क उठा। नील की खेती के खिलाफ? हाँ,
ब्रिटिश बागान मालिक किसानों को मजबूर कर रहे थे कि वे अपनी सबसे उपजाऊ जमीन पर चावल की जगह नील उगाएं, क्योंकि यूरोप में नील की भारी मांग थी। दिगंबर और विष्णुचरण विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने साफ कह दिया कि वे नील नहीं उगाएंगे। इस विद्रोह की खास बात यह थी कि पहली बार शहरी बुद्धिजीवियों ने भी किसानों का साथ दिया। वो कैसे? दीनबंधु मित्रा ने अपना मशहूर नाटक नील दर्पण लिखा और द हिंदू पैट्रियट जैसे अखबारों ने किसानों की दुर्दशा को घर घर पहुंचाया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली घटना दक्कन विद्रोह है, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। 1875 में महाराष्ट्र के किसानों का विद्रोह। इसका कारण कोई स्थानीय जमींदार या नीतियां नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट था। बिल्कुल, द कॉटन बूम। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन अपनी सूती मिलों के लिए ज्यादातर कपास अमेरिका से मंगाता था, लेकिन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका से कपास आनी बंद हो गई। हाँ, ब्रिटेन की मिलें बंद होने की कगार पे आ गईं। तब उनका ध्यान भारत के दक्कन क्षेत्र पर गया, जो कपास उगाने के लिए बेहतरीन था। और किसानों को अचानक भारी मुनाफा होने लगा होगा। शुरुआत में तो ऐसा ही लगा। किसानों को कपास उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साहूकारों ने उन्हें बिना कुछ सोचे समझे कर्ज बांटे। कुछ सालों तक बहुत पैसा आया। फिर 1865 में अमेरिका का युद्ध खत्म हो गया। अमेरिकी कपास वापस बाजार में आ गई और भारत में कपास की कीमतें एक झटके में जमीन पर आ गिरीं। और किसान उस कर्ज के जाल में फंस गए जो उन्होंने बूम के समय लिया था। यहाँ पर अंग्रेजों का कानूनी जाल भी काम कर रहा था, है ना? 1859 का लिमिटेशन लॉ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये कानून किसानों को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार था। इस कानून के तहत कर्ज के बॉन्ड सिर्फ 3 साल के लिए वैध होते थे। अच्छा। जब किसान कर्ज नहीं चुका पाता तो साहूकार उससे हर 3 साल में एक नए बॉन्ड पर अंगूठा लगवा लेता। चाल ये थी कि साहूकार पुराने मूलधन में ब्याज जोड़कर उसे नया मूलधन बना देता था। बाप रे। इस तरह 100 रुपए का कर्ज कुछ ही सालों में 500 रुपए बन जाता था। किसान की जमीन, उसके जानवर, सब कुछ जब्त हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि 1875 में जब महाराष्ट्र के किसानों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के बजाय साहूकारों के दस्तावेज और कर्ज के बॉन्ड जला दिए। ये कोई अंधाधुंध हिंसा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। वे समझ गए थे कि उनकी बर्बादी का असली हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि कर्ज के वो कागजात हैं। यही दक्कन विद्रोह की सबसे बड़ी बात थी। वे पूरी व्यवस्था की नब्ज समझ गए थे। मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित करना पड़ा। और ये कोई आखिरी विद्रोह नहीं था। इसके बाद पबना विद्रोह और वासुदेव बलवंत फड़के का रामोसी आंदोलन भी इसी आर्थिक शोषण के खिलाफ उठी आवाजें थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोए, 1793 के सूर्यास्त कानून की वजह से नीलाम होती जमीनों से लेकर आदिवासियों की लुटती खूंट कट्टी व्यवस्था, अवध के तालुकेदारों और सिपाहियों का गुस्सा और 1875 में दक्कन के किसानों द्वारा जलाए जा रहे दस्तावेजों तक, सब में एक सीधा तार जुड़ा हुआ है। और वो तार है संसाधनों की अंधाधुंध लूट और उसके खिलाफ आम इंसान, आदिवासी, किसान और सैनिकों का एक निरंतर संघर्ष। बिल्कुल। 1857 कोई इकलौती घटना नहीं थी। ये इस लंबी और दर्दनाक श्रृंखला का सबसे बड़ा धमाका था। ये इतिहास जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि जब आर्थिक नीतियां आम लोगों को कुचलती हैं तो उसका अंतिम परिणाम हमेशा क्रांति ही होता है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव को हम एक विचार के साथ खत्म करेंगे। 1860 के दशक में महाराष्ट्र का एक छोटा किसान एक अमेरिकी युद्ध के कारण पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आज हम एक अति जुड़े हुए या कहें हाइपर कनेक्टेड वैश्विक बाजार में रहते हैं। भी विकासशील देशों के छोटे किसान और मजदूर किसी दूर बैठे शक्तिशाली देश की आर्थिक नीतियों के गुलाम नहीं है। क्या शोषण के उन पुराने दस्तावेजों ने आज बस एक नया डिजिटल रूप नहीं ले लिया है? इतिहास सिर्फ पुरानी किताबों में दफन नहीं है, शायद वो आज भी हमारे आसपास खुद को दोहरा रहा है। इस पर विचार जरूर करें।